किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जारी किए आंकड़े। कहा, इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई के साथ साथ लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती में किया कीर्तिमान स्थापित। भारतीय बासमती चावल की मांग विदेश में लगातार जारी। बासमती चावल का निर्यात 13% बढ़ा। 2 महीने में विदेश से आए 103.7 करोड़ डॉलर। बरसात के मौसम में खरीफ मक्का की खेती से किसान कमा सकते हैं बेहतर मुनाफा। बरसाती मक्का की अधिक उपज हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना है बेहद जरूरी। देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। ऐसे में लोगों के जान माल के साथ साथ पशुधन को भी कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने दिशा निर्देश किए जारी दिशा निर्देशों को अपनाकर किसान बचा सकते हैं अपना पशुधन। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर के पार बढ़ी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 49.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 62.32 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 115.08 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 140.43 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई। और बात करेंगे बासमती चावल की। भारतीय बासमती चावल की मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है। हालांकि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिटा के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की अप्रैल मई अवधि में 103.7 करोड़ डॉलर के बासमती चावल का निर्यात किया। ये 2023-24 की समान अवधि के 91.7 करोड़ डॉलर की तुलना में 13.11% अधिक है। घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध का असर अन्य किस्मों पर पड़ा है। यही वजह है कि अप्रैल मई में गैर बासमती चावल का निर्यात सालाना आधार पर 13.35% घटकर 91.9 करोड़ डॉलर रह गया। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल मई अवधि में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात सालाना आधार पर मामूली 0.49% घटकर 433.7 करोड़ डॉलर ही रह गया। 2023-24 की समान अवधि में निर्यात का ये आंकड़ा 435.8 करोड़ डॉलर रहा था। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96 ICAR फाउंडेशन एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन, भागीरथ चौधरी और SP सिंह बघेल उपस्थित रहे। बारिश का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में किसान भाई कैसे अपने पशुधन को संक्रमण से बचा सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून आ चुका है। ऐसे में बारिश और कई बार सफाई की कमी से पशुओं को कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। हर मौसम में पशुधन को बीमारियों और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की जरूरत भी होती है, क्योंकि एक पशु की मौत होने पर भी किसान को बड़ी आर्थिक हानि होती है। इसलिए एनिमल एक्सपर्ट्स हर मौसम से पहले पशुपालकों को कुछ जरूरी हिदायतें देते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है।
तेज और लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो जाता है या फिर बाढ़ भी आ जाती है। ऐसे में पशुओं की जान पर बनाती है। पशुओं के लिए खाने पीने के सामान की भी किल्लत होने लगती है। जल भराव के चलते संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर बरसात से पहले एनिमल एक्सपर्ट्स के बताए उपायों को अमल किया जाए तो सभी खतरों को टाला जा सकता है। पशुओं के लिए सुरक्षित शेड बनाएं। बरसात में जल भराव होने पर पशुओं के लिए पशुओं का शेड थोड़ी ऊंची जगह पर बनाएं। पशुओं को बारिश के पानी में भीगने से भी बचाने का इंतजाम करें। पीने के पानी को करें स्टोर। बारिश होने और जल भराव होने पर सबसे पहले पानी प्रदूषित होता है। दूषित पानी पीने के चलते ही पशु कई तरह की संक्रमित बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसलिए बरसात के दौरान पानी का स्टोर जरूर करें। पशुओं को खुले में ना चराएं। बरसात के दौरान जब जल भराव होता है तो वो कई दिन तक रहता है। खेत और चारागाहों में भी पानी भर जाता है। इसलिए इस दौरान पशुओं को खुले में ना चराएं। पानी भरने से हरा चारा सड़ जाता है। ऐसा चारा खाने से पशु बीमार पड़ जाते हैं। साइलेज और हे बनाकर करें चारे का इंतजाम। बारिश के दौरान हरा चारा भी खराब हो जाता है। चारे में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए बरसात के दौरान होने वाले हरे चारे का साइलेज और हे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान पशुओं को सिर्फ हरा चारा ना खिलाएं, उसमें सूखा चारा जरूर मिला लें। वैक्सीनेशन जरूर करा लें। बरसात और जल भराव के दौरान पशुओं को कई जानलेवा संक्रमित बीमारी होने का खतरा। पहले से ही पशुओं को डॉक्टर की सलाह पर जरूरी वैक्सीन लगवाएं। पशुओं में बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज नहीं, सिर्फ रोकथाम है। पशु की टैगिंग जरूर कराएं। बरसात के दौरान दुधारू पशु के लिए रजिस्ट्रेशन यानी टैगिंग कराना बहुत जरूरी। पशु की टैगिंग से हर तरह की सरकारी मदद मिलने में आसानी रहती है। पशुओं का वैक्सीनेशन आराम से हो जाता है। बीमा होने और बीमा की रकम मिलने में आसानी। पशु खो जाए या चोरी हो जाए तो मिलने में आसानी। सरकारी लोन वाली स्कीम मिलने में भी आसानी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। डेयरी उत्पादों की मांग एक साल पहले के मुकाबले 30.23% बढ़कर 9.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है। 2023-24 की अप्रैल मई अवधि में देश से 7.5 करोड़ डॉलर के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया गया था। पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात भी 15.32% घटकर 2.5 करोड़ डॉलर रह गया। 2023-24 की अप्रैल मई में 2.9 करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया था। और खरीफ सीजन में खरपतवार की समस्या काफ़ी अधिक देखी जाती है, इसीलिए सही समय पर निराई गुड़ाई करके उचित प्रबंधन करना ज़रूरी है। खेत में उगे खरपतवार मिट्टी से पोषण ले लेते हैं, इसका असर फसलों पर भी पड़ता है। खरपतवार के कारण उपज में 40 से 50% का नुकसान हो सकता है। बरसात के मौसम में खरीफ मक्का की खेती की जाती है। ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है क्योंकि इस सीज़न में लगाए गए मक्के की पैदावार अच्छी होती है और इससे किसानों को अच्छी कमाई होती है। खरीफ मक्के की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का सही तरीके से प्रबंधन बेहद ज़रूरी है। बारिश के मौसम में खेत में खरपतवार अधिक उगते हैं और इससे मक्का के पौधे पर खराब असर पड़ता है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। इसीलिए बरसाती मक्के की अधिक उपज हासिल करने के लिए खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टर 1.0 से 1.5 ग्राम एट्राजिन की ज़रूरत होती है, जिसे 600 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव किया जाता है। देश में दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एनसीसीएफ दालों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए तूर सहित कई अन्य दालों के उच्च क्वालिटी बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए एनसीसीएफ के एमडी ने कहा कि फसल उत्पादन के बाद किसानों से दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% खरीद कर लिया जाएगा और यदि किसानों को बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो वह अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए भी स्वतंत्र हैं।
हम लोग फार्मर्स के लिए, फार्मर्स से या प्रोड्यूसर्स और जो उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, इन दोनों के बीच में एक कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। तो हमारी ये ऑब्जेक्टिव है, जो किसान दलहन का खेती करते हैं उनके पास चले जाएं और उनको ज़्यादातर उनको हैंड होल्डिंग करें और उनको इस प्रोडक्शन में ज़्यादा एकरेज बढ़ाने के लिए उनको पूरा असिस्टेंस दिया जाए। इसके लिए हम मिनी किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो अप्रैल एंड में हमने चालू किया था, अभी भी चल रहा है। तो 8-10 राज्यों में हमारा फोकस है। अराउंड 40 to 50 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसमें हमने फोकस किया है, और करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और ये जो मिनी सीड किट्स है उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होता है जिसका यूज़ करने से उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा और उनका इनकम बढ़ेगा। उसके अलावा हम लोग उसको 100% फ्री दे रहे हैं, जिसके कारण उनको एक इंसेंटिव मिलता है आने के लिए आउटरीच प्रोग्राम में। उसके अलावा जब ये लोग आते हैं, किसान आते हैं और हम लोग उन सीड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस टाइम हम अपना जो पोर्टल है nccfindia.com पोर्टल में उनका प्री रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उनका रजिस्ट्री किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा या इनको एक तरह से एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब फसल आते हैं नवंबर दिसंबर में, जब फसल आते हैं उस टाइम हम लोग उनके पास वापस जाएंगे और उनका पूरा ख़रीदारी करेंगे। ये एश्योरेंस या गारंटी हम दे रहे हैं एमएसपी पे। अगर एमएसपी के ऊपर मार्केट में भाव बढ़ा हुआ है और वो नहीं देना चाहते हमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्केट में बेच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम एक तरह से इनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि इनका अगर दलहन का खेती करेगा तो कभी उनको नुकसान नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है ताकि किसान को हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। वहीं प्याज की खरीद पर एनसीसीएफ-एमडी ने कहा कि 2.5 लाख मैट्रिक टन का निर्देश मिला था, जिसमें अभी तक अधिकतम खरीद कर ली गई है और प्याज खरीदारी में पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है। जो ख़रीदारी होता है वो किसान से लेते हैं और उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो प्राइस है, वो जो वापस जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का माध्यम से यानी डीबीटी से सिर्फ किसान का अकाउंट में डायरेक्टली जाते हैं। हमारा आज के डेट में बफर स्टॉक के लिए 5 लाख बफर स्टॉक का टारगेट है सरकार का, उसमें 2.5 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ खरीदारी कर रहे हैं। उसमें अभी तक एक पेमेंट जो हुआ है वो सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही हुआ है और किसान का अकाउंट में ही किया है। सारे किसान को हमने प्री रजिस्टर किया है पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल डोका ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एंगेज किया था। दोनों एजेंसी का एक कॉमन पोर्टल है। उस पोर्टल में जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उन फार्मर्स का अकाउंट में ही पैसा पेमेंट जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि इंटरमीडियरीज़ को पेमेंट करते हैं। इंटरमीडियरीज़ को हम पेमेंट नहीं करते हैं। आज के डेट में लगभग 10,000 फार्मर्स सिर्फ एनसीसीएफ का पोर्टल एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड है इस पोर्टल में। और हमारा अभी तक जो बेनिफिशियरी फार्मर्स है उनका नंबर करीब 6-7 हज़ार पार कर चुका है। अब ये बात आता है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली फार्मर्स। उसके लिए हम उनका अकाउंट्स का डिटेल्स देते हैं, पासबुक का कॉपी लेते हैं और उनका जो आधार का कॉपी लेते हैं और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी लेते हैं। जो आधार का से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से ही उनको रजिस्टर करना है किसान को। वो अपना मोबाइल से कर सकते हैं या जो प्रोक्योरमेंट सेंटर होता है या प्रोक्योरमेंट के लिए जो सेंटर्स खोला या सोसाइटीज़ जो सेंटर्स खोला है वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। एक बार उनका नंबर रजिस्टर होता है तो उनका नंबर में एक ओटीपी जाता है। वो ओटीपी किसान को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। उसके अलावा उनका जो 7/12 यानी उनका जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसका डिटेल्स भी हम लोग कैप्चर करते हैं और वो पोर्टल में अपलोड करते हैं। इतनी चीज़ें करने के बाद ही प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट करने से पहले ही उनका जो चौल है, जहाँ पे एक बार प्रोक्योरमेंट हो गया और क्वालिटी असेइंग हो गया, उसके बाद जब स्टोरेज का जो रिसीट आता है वो पोर्टल में वो डिटेल्स चढ़ जाता है, उसके बाद ही एक्चुअल पेमेंट होता है।
खेती में अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको देखते हुए सरकार की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के द्वारा किसानों को मूंग की उन्नत किस्मों शिखा और MH 1142 के बीज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान इन किस्मों के बीजों को घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दी गई है। दरअसल मानसून के दौरान वन जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर 800 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मानसून गश्ती ये टाइगर रिजर्व्स में मानसून के दौरान विशेष गश्ती होती है, जो कि बहुत सारे एरिया में जब कीचड़ हो जाता है, नाले नदी बाढ़ आ जाते हैं, ऐसे एरिया में कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तक कि पहुँचना संभव नहीं होता सामान्यतः, या वाहन के द्वारा भी पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे एरिया को हम बड़े दल बना करके कम से कम 8 से 10 लोग होना आवश्यक होता है। ये लोग पूरे एरिया को एक तरफ से लाइन से चलते हैं, कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का एक दिन में पेट्रोलिंग करते हैं। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से जस्ट लगे हुए गांव होते हैं, खास करके वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज़्यादा होती है, हाथी के द्वारा या बाघ के द्वारा। ऐसे एरिया को जरूर हम डे टाइम में जब पेट्रोल करते हुए गश्ती करते हुए जाते हैं, और रात्रि में फिर व्हीकल से भी गश्ती करते हैं। और उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया, बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूब गए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 13 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2785 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 15 रुपए बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के भाव नीचे आए। 13 जुलाई को यहां गेहूं का भाव था 2668 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 7 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2661 रुपए। हालांकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में 13 जुलाई को गेहूं 3000 रुपए पर बिका। 15 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3000 रुपए पर ही बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। सोमवार को इसके भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 2400 रुपए पर हुए। वहीं पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में 13 जुलाई को गेहूं का भाव था 2650 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद गेहूं का भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1120 लाख 19 हजार टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105 लाख 54 हजार टन के उत्पादन की तुलना में 14 लाख 65 हजार टन अधिक है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को प्याज के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2650 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। 13 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव था 2000 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 2500 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस बीच प्याज के भाव नीचे आए। यहाँ बीते शनिवार को प्याज 2600 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके भाव में 800 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्याज का भाव 1800 रुपए पर आ गया। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 13 जुलाई को प्याज का भाव 3500 रुपए पर था। 15 जुलाई को इसके भाव 500 रुपए नीचे आए और भाव 3000 रुपए हो गया। एक नजर उत्तर प्रदेश की मंडियों पर डालें तो यहाँ सोमवार को दादरी मंडी में प्याज का भाव रहा 3080 रुपए। हसनपुर मंडी में प्याज 1420 रुपए पर बिकी, जबकि तुलसीपुर मंडी में प्याज के सौदे 2640 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने को शीर्ष सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहाँ गन्ने में दीमकों के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। यहाँ बाजरे की बुवाई के 30 या 35 दिन बाद यूरिया की पहली खुराक डाल लें। आंध्र प्रदेश में किसान रागी की विभिन्न किस्मों की नर्सरी लगा लें। आंध्र प्रदेश में किसान अरहर की फसल में यूरिया की खुराक डाल लें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। आंध्र प्रदेश में इस समय कपास की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान तिल की फसल को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। तमिलनाडु के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ साबूदाने की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। तमिलनाडु में इस समय लौकी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ सहजन के पौधों को इल्ली की प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में किसान बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए बैंगन के पौधों में सब्जी बूस्टर का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही गन्ने की फसल में मिली बग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में
198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपने सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या कर दी गई। बिहार के दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने दुख जताया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया है। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनावों की घोषणा करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।